दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज एक बार फिर से शर्लक होम्स की दिलचस्प कहानी के साथ मैं आपके सामने हूं। तो आइए कहानी सुनते हैं। द एडवेंचर ऑफ द एबे ग्रैंज। इसका हिंदी वर्जन है कत्ल बोले कातिल चुप। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी शुरू कर देते हैं। और नए सुनने वाले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत लगाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में कहानियां और भी दिलचस्प होने वाली हैं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। लोहे को लोहा ही काटता है, ये एक कहावत यूं ही नहीं बनी। क्रिमिनल केस क्रैक करने के लिए यूं तो पुलिस है, कानून है, लेकिन कई बार कुछ शातिर अपराधी इतनी सफाई के साथ अपराधों को अंजाम देते हैं कि उन तक पहुंचना तो दूर, उनके बारे में सुराग तक का पता लगाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। ऐसे गुनाह और गुनहगार पुलिस और कानून के लिए बड़ी चुनौती होते हैं। कानून की गिरफ्त से बचे हुए गुनहगार वैसे दूसरे गुनाह करने के लिए भी खुले छुट्टे घूम रहे होते हैं, जो और भी खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे में पुलिस तक को सिर्फ एक ही शख्स की याद आती है, मास्टर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। अपराध की दुनिया में कानून का ऐसा फौलाद जिसकी चोट पर कोई भी अपराधी तिलमिला जाए। शर्लॉक अपराधियों के सिर पर पड़ी लोहे की ऐसी चोट जिसमें टूटकर बिखरना तय है। शर्लॉक को वो लेटर मिला। लेटर उसके पुलिस दोस्त होपकिंस ने भेजा था। होपकिंस पुलिस का एक होनहार इंस्पेक्टर था। वो पहले भी कई मुश्किल केसों में उसकी मदद ले चुका था। शर्लॉक जानता था कि होपकिंस मदद के लिए तभी रिक्वेस्ट करता है जब असलियत में ही उसे शर्लॉक की मदद की जरूरत पड़ती है। वो खुद जीनियस था, लेकिन जानता था कि शर्लॉक जीनियस का भी बाप है। खत का मजमून कुछ इस तरह से था। एबी ग्रेंज, मार्शम कैंट, वक्त 3:30 दोपहर। डियर शर्लॉक होम्स, एक मर्डर मिस्ट्री में उलझ गया हूं। कातिल पकड़ से दूर है। कत्ल होने वाला एक नामी ग्रामी अमीर हस्ती है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है और पूरी मीडिया की निगाहें इस केस पर। मैंने क्राइम सीन की घेराबंदी करवा दी है। मैंने तय किया है कि इस घेराबंदी को तब तक कोई नहीं तोड़ेगा जब तक तुम क्राइम सीन पर पहुंचकर इस केस की तहकीकात न कर लो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लू क्राइम सीन से इधर उधर हो जाए। तो क्या तुम अपने दोस्त की मदद को आना चाहोगे? तुम्हारे इंतजार में, होपकिंस। क्या तुम जाओगे? डॉक्टर वॉटसन ने खत पढ़ते हुए शर्लॉक की आंखों में झांकते हुए पूछा। ऑफ कोर्स हम जाएंगे। होपकिंस के साथ अब तक हमने लगभग 7 केस किए हैं। उन 7 केसों को सॉल्व करने में बहुत दिमाग खर्च हुआ था। ऐसा हर केस मेरे दिमाग की खुराक होता है, उसको ताकत देता है। हम जरूर चलेंगे। क्या तुम तैयार हो? मेरी कहाँ औकात कि मैं शर्लॉक होम्स को मना कर सकूं। डॉक्टर वॉटसन मुस्कुराए। केवल 20 ही मिनट बाद वो दोनों कैंट जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके थे। वहां से वो एक घोड़ा गाड़ी से अपने तय किए हुए जगह पर पहुंचे। वो एक बड़े घर के सामने खड़े थे, जिस पर गेट भी बड़ा और मजबूत लगा था। इंस्पेक्टर होपकिंस ने गेट पर ही उनका गर्मजोशी से वेलकम किया और उन्हें भीतर ले गया। मैं बता नहीं सकता कि तुम दोनों को इस तरह देखकर मैं कितना खुश हूं। फिर चाय कॉफी के दौरान हॉपकिंस ने बताना शुरू किया। कत्ल होने वाला शहर का नामचीन इंसान है। उसका नाम है ब्रेकनस्टॉल। दौलत और रुतबे में उसका कोई मुकाबला नहीं। हॉपकिंस उसकी शायद और भी तारीफ करता, लेकिन शर्लॉक ने बीच में ही उसे टोक दिया। अमीर हो या गरीब, मरने के बाद किसी को भी रेशम का कफन नहीं पहनाया जाता। तब उसकी दुनिया एक ताबूत और एक कब्र में ही सिमट कर रह जाती है। कर्म अच्छे हैं तो दुनिया उसे याद रखती है, बस यही जिंदगी का सच है जिसे मैं जानता हूँ। हॉपकिंस शर्लॉक का इशारा समझ गया। उसने जल्दी से कहा, मुझे शक है कि मिस्टर ब्रेकिनस्टॉल को 3 लोगों की एक कुख्यात गैंग ने मारा। उसकी मौत लोहे के एक बेलचे के वार से हुई, जिसका इस्तेमाल अक्सर कोयले को आग में डालने के लिए किया जाता है। उसकी पत्नी सदमे में है। शर्लॉक 3 लोगों के इस गैंग के कारनामे से परिचित था। बाप खुद अपने दोनों बेटों के साथ इस गैंग को चलाता था। वो सभी खूंखार डकैत थे,
खून खराबा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस के लिए ये गैंग बहुत बड़ा सिरदर्द था। बड़ी बात शर्लॉक और पुलिस के लिए ये थी कि उनके गुनाह को साबित कैसे किया जाए। होपकिंस उसे उसी वक्त मिसेस ब्रेकेनस्टॉल के पास ले गया। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन खूबसूरत थी। शारीरिक रूप से अभी भी बेहद आकर्षक थी। उनके सुर्ख और आकर्षक होंठों से नजर हटा पाना मुश्किल था। उनके चेहरे पर अद्भुत ग्लो था। उस वक्त वो गुमसुम और हताश सी एक कुर्सी पर बैठी थी। हॉपकिंस ने उन दोनों का परिचय देने के साथ ही उसे घटना का पूरा ब्यौरा देने को कहा। उसने शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को घूरती निगाहों से देखा और बताना शुरू किया। रात 10 बजे के आसपास का वक्त होगा। मैं किताब पढ़ रही थी। मेरे पति ऊपर कमरे में सो रहे थे। सभी नौकर भी अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। करीब 11 बजे होंगे जब मैं उठी। मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। मैंने किताब एक तरफ रखी। सोने से पहले एक नज़र आसपास के माहौल पर डाली। मेरा मतलब है कि जैसे आमतौर पर अभी घरों की औरतें करती हैं, यानी यही चेक करना कि घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं या नहीं। जलती मोमबत्ती मेरे हाथ में थी। मैंने एक खिड़की को खुला पाया। मैं उसकी तरफ बढ़ी। तभी मेरी निगाह सरसरी रूप से खिड़की की तरफ गई। मैंने वहां 3 लोगों को खड़े देखा। उनमें से जो उम्र में बड़ा दिखाई पड़ता था, वो भीतर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें देखते ही चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उसमें से एक स्प्रिंग की तरह उछला और उसने खिड़की से अंदर आकर मेरी गर्दन दबोच ली। मेरी आवाज गले के अंदर ही घुट गई। मैं बहुत घबरा गई। मैं उसकी पकड़ से निकलने के लिए मचलने लगी। इस आपाधापी में कुर्सी गिरने से जोर की आवाज हुई। तब तक वो दोनों भी भीतर आ गए। मुझे जिसने पकड़ रखा था, उसने जब मुझे पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए देखा तो एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया, जिससे मैं चीखते हुए फर्श पर दूर जा गिरी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं होश खो रही हूँ, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई। मैं देख रही थी कि वो लोग मुझे कुर्सी से बांध रहे हैं, लेकिन मैं उनका मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं थी। उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं भयभीत थी, आतंकित थी। तभी मैंने अपने पति को उधर आते देखा। शायद उन्होंने उस गड़बड़ को महसूस कर लिया था। उनके हाथ में एक भारी छड़ी थी। उन्होंने उन तीनों को देखते ही उन पर छड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों की ताकत के आगे उनकी एक न चली। उनमें से एक ने वहीं फायर प्लेस से उस बेलचे को उठाकर उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना खतरनाक और जोरदार था कि मेरे देखते ही देखते वो फर्श पर गिरे और छटपटाते हुए तुरंत ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरी आंखें आतंक से फट चुकी थीं। मैं चीख भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। फिर मैंने तुरंत ही दिमाग को काबू में किया तो मैंने देखा कि वो तीनों तब भी वहां मौजूद थे। मैं उनके डर से वैसे ही बिना हिले डुले पड़ी रही। वो कीमती सामान समेट रहे थे। उन्होंने एक कीमती शराब की बोतल भी ले ली थी। उसे देखकर तीनों खुश थे। तीनों इतने बेखौफ थे कि शराब की बोतल वहीं खोलकर शराब पीने लगे। उन्होंने अपने गिलास खाली किए और फिर उसी खिड़की से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने किसी तरह अपने मुंह में ठुसा कपड़ा निकाला। उसके बाद मैं चिल्लाने लगी। मेरी चीखें सुनकर नौकर दौड़े आए। उन्होंने मेरे बंधन खोलकर मुझे आज़ाद किया। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां वो घटना हुई थी। टेबल पर 3 गिलास अभी भी रखे थे। शर्लॉक ने आराए कत्ल को ध्यान से देखा। उससे इतना जोरदार और घातक वार किया गया था कि बेलचा एक कोने से मुड़ गया था। शर्लॉक ने टेबल पर पड़े हुए शराब के गिलासों को भी ध्यान से देखा, जिनमें उन तीनों ने शराब पी थी। शर्लॉक ने तीनों गिलासों को सूंघ कर देखा। उसने पाया कि 2 गिलासों का इस्तेमाल ही केवल शराब पीने के लिए किया गया है। शर्लॉक ने होपकिंस से सवाल किया, क्या मिसेस ब्रेकिनस्टॉल ने उन तीनों को ही शराब पीते देखा था? हाँ, उसने तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि उसने ऐसा होते देखा है। सवाल यह है कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया, जबकि वो तो उन्हें देख भी चुकी थी। वो इस केस की आई विटनेस भी बन सकती थी। हाँ, उसने कहा कि वो अपने होश खो देने का नाटक कर रही थी ताकि कहीं वो उसे मार ना दें। शर्लॉक ने तुरंत घर के नौकरों से बात करने की इच्छा जताई। नौकरों को मिसेस ब्रेकनस्टॉल के सामने ही लिविंग रूम में बुलाया गया।
उसमें से एक अधेड़ सी दिखती नौकरानी थेरेसा ने बताया। वो बहुत भयानक पल थे। सबसे पहले मैं मैडम की चीख सुनकर वहां पहुंची थी। मैंने मैडम को उस हालत में देखा तो सबसे पहले उन्हें रस्सियों की कैद से मुक्त करवाया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या तुमने भी कुछ लोगों को बंगले के बाहर खड़े देखा था? हाँ, मेरी उड़ती सी नज़र उन पर गई तो थी, पर मैंने समझा कि वो ऐसे ही खड़े होंगे। बाहर तो कोई भी खड़ा रह सकता है। उस वक्त मुझे उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। सहसा शर्लॉक की निगाहें मिसेस ब्रिकिनस्टॉल की कलाई की तरफ गईं। वहां से स्लीव कुछ ऊपर खिसक गई थी, जिससे वहां एक जख्म सा दिखाई पड़ रहा था। उसने पूछा, ये चोट शायद रात को ही लगी होगी? आपका मतलब है कि उन तीनों बदमाशों के कारण? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं। यह चोट मुझे मेरे पति की दी हुई है। क्या मतलब? मेरे पति हीरा इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक शराब उनके हलक से नीचे नहीं उतर जाती थी। पीने के बाद उन्हें होश नहीं रहता था। वो जंगली हो जाते थे। उनके गुस्से की हद थी कि एक बार शराब के नशे में उन्होंने बड़ी निर्ममता के साथ अपने कुत्ते को जला दिया। हमारे पड़ोसी भी इस बात को जानते हैं। हमारे नौकर भी इस बात को जानते हैं। जब वो चीख रहे होते हैं तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि हमारे डाइनिंग रूम और बेडरूम में किसके साथ क्या बुरा हो रहा है। ओह, क्या मैं उस जगह को देख सकता हूँ जहां आपने उन तीनों को अंदर आने से पहले देखा था? वो उन्हें वहां ले गई। शर्लॉक ने डाइनिंग रूम में रखी कुर्सी के पास पड़ी वो रस्सी देखी, जिसे मिसेस ब्रेकिनस्टॉल के बयान के मुताबिक उनको बांधा गया था। अचानक शर्लॉक ने होमकिंस से पूछा, मिस्टर होमकिंस, क्या सच में यहाँ की सभी चीजें घटना के बाद से वैसी की वैसी पड़ी हैं? बेशक, ये सब मेरी सख्त निगरानी में है। लेकिन उन्हें रस्सी कहाँ से मिली? रस्सी उन्होंने खिड़की पर टंगे पर्दे से तोड़ी होगी। रस्सी का इस्तेमाल अक्सर पर्दे को खींचकर बंद और खोलने के लिए किया जाता है। ये सुनते ही शर्लॉक होम्स सीधा हुआ, जैसे वापस चलने के लिए तैयार हो गया हो। उसने कहा, मिस्टर हॉपकिंस, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये काम उन तीनों बदमाशों का ही है। आप उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर सकते हैं। और अब हमें आज्ञा दें, हमें जाना होगा। शर्लॉक ने हॉपकिंस से हाथ मिलाया और डॉक्टर वॉटसन के साथ बाहर निकल गया। दोनों ने वापसी का टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। डॉक्टर वॉटसन का दिमाग चक्कर खा रहा था। ऐसा पहली बार था कि शर्लॉक ने यहाँ आकर कुछ भी नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने पुलिस की बनी हुई थ्योरी को सही ठहरा दिया था। उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा था? उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इसमें फिर शर्लॉक वाली क्या बात थी। आखिर इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर हॉपकिंस ने शर्लॉक को क्यों बुलाया था? ट्रेन चली तो शर्लॉक पिछले दरवाजे से तुरंत उतरने लगा। उसने डॉक्टर वॉटसन का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। डॉक्टर वॉटसन की बुद्धि फिर चकरा गई। ये क्या कर रहे हो? ट्रेन से गिराओगे क्या? दरअसल हम कहीं नहीं जा रहे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं उठ रहे? उठ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ सोचा होगा वो ठीक ही होगा। मेरे हिसाब से अभी केस खत्म नहीं हुआ। तो फिर तुमने वहां हॉपकिंस से ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहना जरूरी था ताकि असलियत से पर्दा हटाया जा सके। तो क्या कत्ल उन तीनों बदमाशों ने नहीं किया? ये मैंने अभी नहीं कहा। बस मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब ठीक नहीं मिले। इनमें झूठ की पूरी पूरी गुंजाइश है। जहां झूठ होता है वहां झूठ के पर्दे हटाकर सच को सामने लाना मेरा काम होता है। लेकिन हॉपकिंस से भी छुपकर? हाँ, मैं फिलहाल सभी को ऐसा शो करना चाहता था कि उसकी कहानी पर मैंने भरोसा कर लिया है। वो कुछ सवाल क्या हैं जिनके जवाब अभी तुम्हें नहीं मिले थे? मिसेस ब्रेकिनस्टॉल ने मुझे बताया कि उसने तीनों बदमाशों को शराब पीते देखा, जबकि वो सरासर झूठ बोल रही हैं। पर देखा तो उसने ही है। फर्क ये है कि उसने उन लोगों को शराब पीते हुए देखा और मैंने उन गिलासों में उन्हें शराब पीते हुए देखा। क्या मतलब? मैंने जब उन गिलासों को सूंघ कर देखा तो मैंने पाया कि उनमें से केवल दो में ही शराब की गंध आ रही थी। तीसरा गंध रहित था, यानी तीसरे गिलास में शराब नहीं डाली गई थी। जबकि मिसेज ने उन तीनों को ही शराब पीते हुए देखने की बात कही। इसका मतलब साफ है कि वो साफ झूठ बोल रही हैं। उसके पति का कत्ल हुआ था तो वो झूठ क्यों बोल रही थी? क्यों? समझना बाकी था। समझना बाकी था कि तीसरे गिलास की वहां क्या जरूरत थी और क्यों थी।
जबकि पीने वाले दो थे। वो क्यों ऐसे बयान दे रही थी जो हत्यारे के फेवर में जा रहे थे? क्या वो नहीं चाहती थी कि कातिल पकड़ा या पकड़े जाएं? मैंने कभी पहले भी कहा था कि किसी केस में जब तक एक भी सवाल का जवाब अधूरा होता है तो समझो कि केस में कहीं लोचा छूट गया है। इसलिए तब मैं वहां से चला गया ताकि उन बिखरी कड़ियों को जोड़ सकूं। मैं जानता था कि इंस्पेक्टर हॉपकिंस पर सर ब्रेकिनस्टॉल के रुतबे का काफी प्रभाव है। शायद वो मुझे सख्ती के साथ पूछताछ न करने देता या एतराज करता। इसलिए मैं अब आगे की कार्रवाई उसके जाने के बाद ही करना चाहता था। उन्होंने तब तक दोबारा कैंट जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। ठीक 15 मिनट बाद वो फिर से सर ब्रेकिनस्टॉल के बंगले में खड़े थे। उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका गया। हॉपकिंस सचमुच वहां नहीं था। शर्लॉक वापस क्राइम सीन पर पहुंचा। डॉक्टर वॉटसन उनके साथ थे। एक बार फिर से शर्लॉक ने बहुत ही बारीकी से क्राइम सीन का मुआयना किया। उसने उस कुर्सी की भी बारीकी से जांच की जिस पर मिसेस ब्रेकिनस्टॉल को बांधा गया था। यहां तक कि उसने उस रस्सी की गांठों तक का फिर से मुआयना किया जिससे उसे बांधा गया था। कुछ मिला? हाँ, मिसेस ब्रेकिनस्टॉल का एक और झूठ। उसने मुझे बताया था कि लुटेरों ने पर्दे की रस्सी को खींचकर तोड़ा था, जबकि रस्सी को खींचकर नहीं तोड़ा गया था बल्कि उसे चाकू से काटा गया था। ओह, और यहां देखो। शर्लॉक ने कुर्सी की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या है? कुर्सी पर खून की ये बूंद। यह किसके खून की बूंद है? सवाल ये नहीं कि यह किसके खून की बूंद है, सवाल यह है कि ये यहाँ आई कैसे। शायद कत्ल करते हुए इस तरफ उछल गई होगी। लेकिन कत्ल के वक्त तो यहाँ कुर्सी पर मिसेस ब्रेकिनस्टॉल पहले से बंधी थी। अगर वो यहाँ बंधी थी तो खून की ये बूंद तो उनके ऊपर गिरनी चाहिए थी। मार्वलस। इससे उनका झूठ और भी पक्का हो जाता है। उसकी मेड सर्वेंट थेरेसा भी उसका साथ दे रही थी। वो हकीकत को जानती हैं। वो उसकी पुरानी और वफादार मेड सर्वेंट है। इसका मतलब है कि शक की सुई इन्हीं दोनों पर घूम रही है। शर्लॉक ने तुरंत थेरेसा को बुलवाया और कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मिस्टर ब्रेकिनस्टॉल बहुत गुस्से वाले इंसान थे। उन्हें इंसान की कद्र नहीं थी। अगर ऐसा है तो उन्होंने कभी ना कभी तुम्हें भी जरूर बेइज्जत किया होगा। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता उसके लिए तुम्हारी क्या औकात हो सकती है। मुझे तुमसे और तुम्हारी मालकिन से हमदर्दी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मालकिन की मुलाकात तुम्हारे मालिक से कब और कैसे हुई थी। तेरेसा कुछ रुआंसी सी हो गई, फिर बोली, हाँ, वो शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं था। मालकिन की मुलाकात उनसे 18 महीने पहले हुई थी जब हम एक शिप से लंदन आ रहे थे। क्या मैं उस शिप का नाम और तुम्हारी ट्रैवलिंग की डेट जान सकता हूँ? शिप का नाम? ओह, शायद वो मुझे ठीक से याद नहीं, पर गिलबर्ट या कुछ साथ में भी जुड़ा हुआ था। लेकिन ट्रैवल की तारीख बता पाना मुश्किल है। मेरे ख्याल में मिस्टर ब्रेकिनस्टॉल पूरे रास्ते तुम्हारी मालकिन के साथ रहे होंगे। नहीं, पूरी ट्रैवलिंग के दौरान तो वहाँ उनके साथ शिप का फर्स्ट ऑफिसर था जिसने ट्रैवलिंग के दौरान हमारा बहुत ध्यान रखा था। वो जैक क्रॉकर था। ओह, तो फिर मिस्टर ब्रेकिनस्टॉल भी साथ ही ट्रैवल कर रहे होंगे और ट्रैवल के दौरान ही किसी समय तुम्हारी मालकिन से मिले होंगे। नहीं, वो तो उनसे यहाँ लंदन में ही मिले थे। बातें करते हुए वो मिसेज ब्रेकिनस्टॉल के पास आ गए। मिसेस ब्रेकिनस्टॉल उन्हें देखकर चौंकी। बोली, क्या कुछ पूछताछ रह गई है? पूछताछ नहीं मिसेस ब्रेकिनस्टॉल, दरअसल मैं दोबारा यहाँ सच की पड़ताल करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सच बोलें। तो क्या मैंने अब तक झूठ बोला है? अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो क्या यहाँ बिखरे पड़े सबूत झूठ बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं चाहता, वो सुनना चाहता हूँ जो आप कहने से बचना चाहती हैं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आप शक करने की वजह पैदा कर रही हैं। शर्लॉक होम्स का स्वर सख्त हो गया। शर्लॉक होम्स, आपको किसी लेडी से बात करने की तमीज नहीं। आप भूल रहे हैं कि इनके पति की अभी मौत हुई है। ये अभी उनके सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई किसी के जख्मों पर नमक छिड़कता है। ओके। कहने के साथ शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ कमरे से बाहर आ गए। बाहर निकलते वक्त शर्लॉक ने एक तालाब देखा जिसका पानी ठंड के वजह से लगभग जम सा गया था। शर्लॉक ने नोट पैड पर कुछ लिखा
और उसे लॉज कीपर के हवाले करते हुए कहा, इसे इंस्पेक्टर हॉपकिंस तक पहुंचा दो। इसके बाद दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचे। लंच के बाद वो दोनों एक शिपिंग कंपनी में गए। उसके बाद वो दोनों वापस इंस्पेक्टर हॉपकिंस के पास पहुंचे। वो उन्हें देखकर हैरान हुआ। कमाल है, तुम अभी गए नहीं थे और मैं समझता था कि केस खत्म हो चुका है। मैंने उन तीनों बदमाशों की तलाश में पुलिस को लगा दिया था। मुझे पता चला कि वो बदमाश तो घटना के वक्त न्यूयॉर्क की जेल में थे। मैं इसी उधेड़-बुन में था, तो फिर आखिर कत्ल किसने किया? और अगर कत्ल उन तीनों ने नहीं किया था, तो फिर तुम केस को सॉल्व हुआ कैसे मानकर चले गए? तभी तुम्हारा नोट मिलने पर तालाब की खोजबीन के बाद मैं तुम्हारे फिर से लौटने की वजह भी समझ गया। आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि बंगले में चोरी हुई कीमती चीजें वहां मिलेंगी? जब कुछ चोरी गया है तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि चोरी जिसने की बताई जा रही है, क्या असलियत में उसने ही चोरी की है? ये कैसे पता लगा? अभी थोड़ी देर बाद खुद जान जाओगे। मेरा मतलब है कि 6 का के रहस्य खुलेंगे। 6 का क्या मतलब? ये 6 का की क्या गुत्थी है? गुत्थी ये है कि कत्ल बोले, कातिल चुप। मतलब? पुलिस वाले होकर इतने मतलब पूछना अच्छी आदत नहीं। अब बताओ तो। 6 का मतलब कौन, क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। तुम्हारी बातें सचमुच दिमाग घुमा रही हैं। मर्डर मिस्ट्री से ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं। कुछ देर में ही हम किलर से मिलेंगे, तब सारी गुत्थियां खुद ही सुलझ जाएंगी। शर्लॉक के चुप होते ही एक लंबे कद के मजबूत जिस्म का इंसान भीतर दाखिल हुआ। उसने शिप के कैप्टन की वर्दी पहनी थी। उसने आते ही कहा, मेरा नाम जैक क्रॉकर है। मिस्टर शर्लॉक, मुझे मेरी शिपिंग कंपनी से बताया गया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं यहाँ चला आया। हाँ, मैंने ही वहाँ मैसेज छोड़ा था। हमने सोचा कि तुम्हें द बॉस शिप का कैप्टन बनने की मुबारकबाद तो दे दी जाए। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। लेकिन हम आपको जानते हैं, और ये भी कि कल रात ब्रेक इंस्टॉल के साथ क्या, क्यों और कैसे हुआ। इसलिए सच छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसका चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। वो बोला, मेरी मिस मैरी फेजर से मुलाकात शिप में उनकी ट्रैवल के दौरान हुई थी। हाँ, कहते रहो। मैं जानता हूं कि मेरी फेजर ही मिसेस ब्रेकिनस्टॉल हैं। मैं उसे देखते ही दिल हार गया था। पहली नजर का प्यार, जिसे फूल पाना मेरे वश में नहीं था। लेकिन उस वक्त मैरी ने मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके शिप से जाने के बाद भी मैं उसे और उसकी बातों को भूल ना सका। उससे मिलना चाहता था। मैं लंदन पहुंचा तो मैंने उसके घर का पता लगाया। आखिर मैं उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। मैं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है, पर मैं उससे किसी भी हालत में मिलना चाहता था। मैं उसके घर की खिड़की पर टंगा रहा। उसके कमरे में आने का इंतजार करता रहा। डरता भी रहा कि कहीं कोई देख ना ले। फिर वो आई। मैं कमरे में आ गया। मुझे देखकर वो हैरान रह गई। उसने मुझे अपने पति के बर्ताव के बारे में बताया। वो वहां बहुत परेशान थी। उसका पति जानवर था। उसे जानवरों की तरह पीटता था। वो उससे नफरत नहीं कर सकती थी। आखिर वो उसका पति था। उसने मुझे वहां से चले जाने को कहा। मेरे पास वहां रुकने का अब कोई कारण नहीं था। मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसकी किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता था। मैं जाना ही चाहता था कि उसी वक्त उसका पति वहां आ गया। उसे मेरे साथ देखते ही वो उसे मारने के लिए झपटा। उसने हाथ में पकड़ी छड़ी का वार उस पर किया। छड़ी से उसकी कलाई घायल हो गई। वो गुस्से में पागल था। उसने मुझे मारने के लिए छड़ी उठाई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पास ही फायर प्लेस में मुझे एक बेलचा रखा दिखाई दिया। अगर उस बेलचे से मैं उसे नहीं मारता, तो वो हम दोनों को ही मार डालता। इत्तेफाक से बेलचे की एक चोट से ही उसकी जान निकल गई। हम घबरा गए। मिस फेजर नहीं चाहती थी कि मैं इस केस में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लूं। उसी की जिद पर तब हमने थेरेसा को भी अपने साथ मिलाते हुए एक कहानी बनाई। हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। मैंने लंदन के तीनों कुख्यात बदमाशों के बारे में सुन रखा था। हमने घटना को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की।
एक खाली गिलास और रख दिया। असलियत में तुम्हारी कहानी जानने ही मैं शिपिंग कंपनी गया था। कुर्सी पर बंधी रस्सी की गांठ देखकर ही मैं समझ गया था कि ये काम उन तीनों बदमाशों का नहीं है, क्योंकि समुद्र में काम करने वाले नाविक ही कुछ खास किस्म की गांठ लगाते हैं, और वो तुम थे, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन मिसेस ब्रेकिनस्टॉल से भी था। हाँ, और तुम शातिर चोर होते तो कीमती चीजें तालाब में ना फेंक जाते, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। जमे हुए तालाब का कुछ हिस्सा टूटा हुआ देखकर मुझे उसमें कुछ फेंके जाने का शक हुआ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। हाँ, लेकिन वास्तव में तुमने जो कुछ किया अपने बचाव में किया। कोर्ट इस बात को हमेशा ध्यान में रखती है कि जुर्म किन हालात में हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इंस्पेक्टर होपकिंस इस केस में तुम्हारी मदद करेंगे। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ तेजी के साथ एक तरफ को चलते चले गए। केस खत्म हो चुका था। डॉक्टर वॉटसन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कातिल कितना भी चुप क्यों ना रहे, पर कत्ल जरूर बोलता है। तो ये थी आज की कहानी। यकीनन ये कहानी आपको पसंद आएगी और उम्मीद करूंगा कि इस तरीके की कहानी मैं आपके लिए और भी लाऊं। इसके आगे आपको और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए, और शर्लॉक होम्स की पुरानी कहानियां सुनने के लिए आई बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक साथ